हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्लस टेस्ट पेपर कीजिए। जो ध्येय और दृष्टि के टेस्ट पेपर चलाए जा रहे हैं, जिससे आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो सके। और हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र, जिसमें चल रहा है हमारा चैप्टर जैव विविधता का संरक्षण। आइए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व हम इसको कहते हैं। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थानीय इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। जैव विविधता का संरक्षण के लिए स्वस्थानीय या इन सीटू व बाह्य स्थानीय एक्स सीटू तकनीकें अपनाई जाती हैं। इन सीटू का मतलब है कि जैसे ये आपका घर है, आपके घर में ही रख के आपको संरक्षण देना। आपको अगर कोई बीमारी या कुछ भी प्रॉब्लम है तो, अगर एक्स सीटू का मतलब है ये बाहर जाके, आपका घर ये है, हम यहाँ आपको ले जाके यानी क्लिनिक पे, डॉक्टर के घर हम ले जाके यानी हॉस्पिटल में ले जाके आपको ठीक करेंगे, तो ये हो जाएगा बाह्य स्थानीय तकनीक जो अपनाई जाएगी जैव मंडल रिजर्व के लिए, तो बाह्य स्थानीय तकनीक हो जाएगी उसे। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों में इन सीटू संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन द्वारा आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में, जिसका मतलब है वो जहाँ रह रहे हैं वहीं पे उनका संरक्षण किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन सीटू संरक्षण। जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर, अपने घर से किसी और दूसरे स्थान पर ले जाके हम उनको संरक्षण दें, तो उसे क्या कहते हैं? एक्स सीटू संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि जो हैं ये बाह्य स्थानीय कहलाते हैं। यानी इनका जो संरक्षण किया जाता है वो बाह्य स्थान पे यानी दूसरे जगह ले जाके किया जाता है। जैसे जीन बैंक कहीं भी बना दिया, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि का हम बाह्य स्थानीय संरक्षण करते हैं। तो इसको जरा याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। आगे देखते हैं। जैव विविधता का संरक्षण हम दो तरीके से करते हैं, एक्स सीटू और इन सीटू। एक्स सीटू और इन सीटू, स्वस्थानीय, बाह्य स्थानीय। संरक्षित क्षेत्र में हम इन सीटू के अंतर्गत हम किसको किसको रखते हैं? संरक्षित क्षेत्र का नेटवर्क क्या है? पवित्र झील व उपवन, जीव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको हम किसके तहत करते हैं? स्वस्थानीय के तहत यानी इन सीटू के अंतर्गत करते हैं। जबकि बाह्य स्थानीय के अंतर्गत हम किसका संरक्षण करेंगे? पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर, इन सभी का हम कब कैसे संरक्षण करेंगे? एक्स सीटू यानी बाहर जाके संरक्षण करेंगे। आगे देखते हैं। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण को एक्स सीटू संरक्षण की दो विधियां हैं। पहली विधि के तहत हम जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि के तहत हम जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों का अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। ये द्रवित मतलब द्रव नाइट्रोजन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है सबसे कम तापमान? इसका जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करने में निहित है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। इन क्षेत्रों में चतुर्दिक पारिस्थितिकी संवर्धन को प्रमुखता दी जाती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लिया है, 12 को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, जबकि भारत ने 18 जो है अपनी तरफ से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। पहला है हमारा नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा सुंदरवन, चौथा मन्नार की खाड़ी, पांचवा है नोकरेक। नोकरेक कहाँ है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक मार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, कंचनजंगा एवं पन्ना, ये सभी जो है यूनेस्को की श्रेणी में शामिल हैं 12 सूचियों में। ये पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। वर्ष 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम तथा कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को तथा 2018 में यूनेस्को ने किसको किसको शामिल किया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में? सिक्किम के कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। 2020 में मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना को जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया था। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विविधता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो सबसे अगर 2018 में पूछे कि यूनेस्को ने किसको शामिल किया था, तो कंचनजंगा को 2018 में यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया था, और 2020 में क्या है, पन्ना को शामिल किया था। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है कच्छ की खाड़ी, गुजरात वाला कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। ये 4 हमारे प्रमुख प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख स्थल हैं। प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रिंजिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, फ्रिंजिंग प्रकार का। जबकि लक्षद्वीप में कैसा पाया जाता है, एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। तो प्रवाल भित्ति 3 प्रकार की होती है, एक तो हमारा फ्रिंजिंग हो गई, दूसरा एटॉल है, तीसरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा। उसे कहते हैं बैरियर, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति। आगे देखते हैं। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है। प्रवाल विरंजन क्या होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, अम्लता में वृद्धि हो जाती है, वैश्विक तापमान बहुत अधिक होता है, तो जब कोरल क्या नाम है अपना रंग कलर छोड़ने लगते हैं, वो सफ़ेद कलर के हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रवाल विरंजन, या शैवाल जब वहाँ से हट जाते हैं तो, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होती है। ध्यातव्य है कि सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। सुंदरवन किसके लिए जाना जाता है, तो मैंग्रोव क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो जैव मंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना है। ध्यातव्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय तकनीकें यानी 2 विधियां पाई जाती है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। स्वस्थानीय मतलब वहीं रह के संरक्षण करना, और बाह्य स्थानीय का मतलब कहीं और ले जाके संरक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें हम क्या नाम है बाह्य स्थानीय में जाके संरक्षण करते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो इसका आंसर है बी, वनस्पतिक
उद्यान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वनस्पति संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं आता, जबकि जैवमंडल आरक्षित राष्ट्रीय पार्क वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसके अंतर्गत यानी इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, इन सीटू संरक्षण के द्वारा आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैवमंडल आगार यानी बायोस्फीयर रिजर्व, वानस्पतिक बाग या उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन। तो इसके आंसर हो जाएगा बी, वानस्पतिक उद्यान जो है वह बाह्य स्थानीय संरक्षण का भाग है, न कि इन सीटू का। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। द्रवित नाइट्रोजन के अंतर्गत हम किसी भी चीज का संरक्षण करते हैं। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों को विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों, भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर हम नाइट्रोजन में संरक्षित करते हैं। यानी हम किसका संरक्षण करते हैं नाइट्रोजन में? तो शुक्राणु, अंडा और भ्रूण का। ये होता है एक्स सीटू संरक्षण के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना में करने में निहित है? जीवमंडल नीचे या रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर है ए, जीवमंडल नीचे या रिजर्व। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करना। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल, कृषि उत्पादन के, वायुमंडल संतुलन के, आनुवंशिक विभिन्नता के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आनुवंशिक विभिन्नता का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। किसको बनाए रखने के लिए? तो आनुवंशिकता को, जेनेटिक को बनाए रखने के लिए। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों को फैलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तापमान में वृद्धि जो है प्रवाल विरंजन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जबकि समुद्री तापमान, अम्लता में वृद्धि, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु। सहजीवी शैवाल जो है हटने लगते हैं, अपना वहाँ से हट जाते हैं और प्रवालों की मृत्यु होने लगती है तब। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल सेलों का खनन, प्रवाल रोगों को फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक ऊष्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है प्रवालों का विरंजन होने लगता है। जैसे अभी ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की है, वहाँ पे प्रवाल विरंजन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है,
निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन। कौन सा उत्तर सही है? तो इसका आंसर आप 4 हटा दीजिए, बाकी जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। 4 जो है सुंदरबन हमारा मैंग्रोव क्षेत्र है, न कि प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैव विविधता के उपयोग। देखते हैं हम इसको। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता के अन्य कई उपयोग हैं। ये फिगर है, आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण, सस्य परागण। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, चारों ही आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण, सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। इसका आंसर था डी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है IUCN। IUCN के बारे में देखते हैं अब। ये एक संस्था है जो विलुप्त प्राय जो है प्रजातियों का संरक्षण करता है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्यरत है, यानी कार्य करता है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। यह पूछा जा सकता है कि क्या यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है? तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है आधिकारिक तौर पर। आगे देखते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स, ये कौन सा बुक प्रकाशित करती है? तो रेड डाटा लिस्ट जारी करती है, जिसमें क्या होता है, विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों एवं पशु, किसके लिए? पौधों के लिए और पशुओं के लिए सूचियां जारी करती है। अतः विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है कि कौन सी प्रजाति हमारी विलुप्त होने वाली है या संकट में है, उसके लिए ये क्या करती है? रेड डाटा बुक जारी करती है। हम इसे रेड डाटा बुक लिस्ट भी कहते हैं। प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार IUCN की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से न देखी गई होगी। तो इसे रेड डाटा बुक जो जारी करती है, तो इस किस आधार पे ये मानती है कि ये प्रजाति अब विलुप्त घोषित कर दी जानी चाहिए? तो जब वह प्रजाति अपने आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। आगे देखते हैं। IUCN सूची के मुख्यतः निम्न लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? IUCN सूची के लाभ: जैव विविधता संकट के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान व उनका अभिलेखन करना, स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन करना, जैव विविधता ह्रास के लिए लिखित सूची का निर्माण करना। आगे देखते हैं। जून 2012 में IUCN द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। इस सूची में कौन कौन है? सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, जबकि
कस्तूरी मृग संकट श्रेणी में, संकटग्रस्त श्रेणी में, और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में, और लाल पांडा को संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। तो इन्होंने कितने 15 प्रजातियों को जो है 2012 में एक सूची जारी की थी, जिसमें 15 प्रजातियों को इन्होंने संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त और नज़दीक संकटग्रस्त सूची में रखा। जैसे सोन चिरैया और महान भारतीय सारंग को किसमें, साइबेरिया सारस और सलेटी टिटेरू को अति संकटग्रस्त में रखा है। कस्तूरी मृग को जो है, कस्तूरी मृग और एशियाई वन्य गधा को नज़दीक यानी नियर थ्रेटेंड में रखा है, जबकि लाल पांडा को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। आगे चलते हैं। कावेरी नदी में महासीर मछली को दो प्रजातियां पाई जाती। कावेरी नदी में जो है महासीर नाम की मछली है, जो 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नीले मेन पंख वाली, दूसरी है नारंगी मेन पंख वाली। मोरचाब या चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसे 2016 में IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी और उससे जो नज़दीक की नदियां हैं उसमें, उनके मुहाने पे, और दक्षिण पूर्वी एशियाई के समुद्री तटों पर पाई जाती हैं। उल्लेखनीय है कि 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, UPSC प्री 2015 में पूछा गया है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणीजात एवं वनस्पति प्राणीजात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। जी नहीं, ये ऑब्जर्वर है उसका। साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कार्य है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है, जबकि फर्स्ट कैसे गलत हो गया? क्योंकि IUCN जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है बल्कि ऑब्जर्वर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी IAS प्री 2011 में आया हुआ है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की गई हैं। जीव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जाति की सूची, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 सही है और सभी गलत हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों गलत है, क्या है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु
जातियों की सूची सम्मिलित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन है? IUCN है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो IUCN के द्वारा किया जाता है। इसका भी आंसर हो गया बी। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा होता है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, किस में होती है? रेड डाटा बुक में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये कौन करता है? तो IUCN करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों का वैश्वीकरण से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डाटा बुक। जो कौन प्रकाशित करता है? तो IUCN। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा, कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय, महान भारतीय सारंग, हिम तेंदुआ, अनूप मृग, रीसस बंदर, सारस क्रेन, सिंहपुच्छी मेकाक, नीलगाय, हनुमान लंगूर, चीतल। तो इसका आंसर है ए। प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत कौन आ रहा है? तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। जून 2012 में IUCN द्वारा 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई थी, जिसमें किसे किसे रखा गया? तो 15 प्रजातियों को रखा गया था अति संकटग्रस्त श्रेणी में, जिसमें था आपका सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटेहरी। अति संकटग्रस्त श्रेणी में ये तीनों थे। कौन कौन से? सोन चिरैया आपका, साइबेरियन सारस, सलेटी टिटेहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में। जबकि कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में, एशियाई वन्य गधा जो था नियर थ्रेटेंड या नजदीक के श्रेणी में थी, लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? गोल्डन ओरिओल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फेंटेल पिजियन, इंडियन सनबर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या महान भारतीय सारंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो? कितने वर्षों से? तो 50 वर्षों से अगर कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो तो उसे IUCN क्या करता है? रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें वह विलुप्त प्राय मानता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन्य प्राणी दिया है, प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? इसके बारे में पूछ रहा है। नीले मीन पक्ष वाली महासीर कहाँ पाई जाती है? क्या कावेरी में पाई जाती है? इरावदीन डॉल्फिन क्या चंबल में पाई जाती है? मोरचाव या रस्टी चित्तीदार क्या पूर्वी घाट में पाई जाती है? तो इस उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। नीले मीन पक्ष वाली महासीर कावेरी नदी में, मोरचाव यानी रस्टी चित्तीदार जो है पूर्वी घाट में पाई जाती है। चित्तीदार जो बिल्ली है वो पूर्वी घाट में पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कावेरी नदी में महासीर मछली 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। कावेरी नदी में महासीर की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली है नीले मीन पंख वाली, दूसरी है नारंगी मील पंख वाली। मोरचाफ चित्तीदार बिल्ली जो है भारत के अधिकांश भाग और श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसे 2016 में IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया था।
इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने तथा दक्षिण पूर्व एशियाई के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जैविक विविधता एवं संकटापन्न प्रजातियां। तो इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं